तो वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 4, ऑल स्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। अभी इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी पहले के ज़माने में, उस ज़माने में कुछ पुराने राज्य थे, उसके बारे में लर्न करेंगे। हमने अभी तक हिस्ट्री के पोर्शन में जो प्रिमाइटिव मैन है वो सेटल हुआ तब तक हमने लर्न किया, और सेटल होने के बाद लास्ट चैप्टर में हमने हमारी सिंधु खिंड की संस्कृति के बारे में लर्न किया, और अभी उनके शासन के बारे में देखना है कि वहाँ पे राजकाज का काम, पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे होती थी। ओके, we get information about the political system and institution from Vedas, epics, Buddhist text. In the Rig Veda period of Vedic period, the form statehood was similar to that of Kabila rule. यानी कि हमने कुछ वेदों में, महाकाव्यों में और बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ थे, उसमें से कुछ पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन ले ली है। और ऋग्वेद में जो, या तो फिर वैदिक पीरियड में जो कबीला रूल था ना, उस तरीके का शासन था राज्य के हिसाब से। जो इंसान, जो भी जाति का इंसान वहाँ पे रहता था तो वो उनका कस्बा होता था, उनका कबीला होता था, उनकी जगह होती थी, और वही उनका राज्य होता था। इट्स हेड वॉज कोल्ड राजन्या, वो वॉज टू बी इलेक्टेड। अभी ये जो स्टेटहुड या तो फिर जो कबीला होते हैं ना, जो कस्बा होता है, वहाँ पे बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो उनके जो प्रमुख होते हैं ना, जो मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, वो उसको बोलते थे राजन्य, और उसको इलेक्ट करते हैं। यानी कि उस, जैसे अभी हम इलेक्शन करते हैं ना, उसी तरीके से वहाँ पे भी पहले इलेक्शन करते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सभा एंड समिति एग्जिस्टेड। दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड विश। आफ्टरवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वेर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। अभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, सभा और समिति होती थी, और उसमें उसके जो चीफ होती थी, राजन, या उसको चुना जाता था, और ऐसी कम्युनिटी को विश भी कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज होती गई। थिंक में हमें कुछ क्वेश्चन दिया है। हाउ इज द लीडर सिलेक्टेड इन द प्रेजेंट एज ऑफ इंडिया। अभी अभी के समय में, वर्तमान समय में हम हमारे हेड को कैसे सिलेक्ट करते, तो वोट देके, वोटिंग सिस्टम से इलेक्शन होता है। हम जिस किसी की इंसान, अभी वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं इलेक्शन में, तो जो भी हमें बेटर लगता है, जो हमारी इच्छा को फुलफिल कर सकता है, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, जो लॉयल पर्सन होता है, उसी को हम वोट देते हैं। और सबसे ज़्यादा एग्रीमेंट जिसको जाता है, सबसे ज़्यादा बहुमति जिसको जाती है, तो वो हमारा लीडर होता है, राइट। इस समय, अभी के समय में हम इस तरीके से हमारे चीफ को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, जनपद। अभी जनपद क्या है वो हम देखेंगे। अराउंड द थाउजेंड ऑफ बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईस्वीसन पूर्वे हजारों साल पहले, द अर्लियर स्टेट ऑफ डिफरेंट क्लैंस वर एस्टाब्लिश इन पंजाब एंड द गंगेस रिवर एरिया। अभी पंजाब में और जो गंगा नदी के किनारे पे जो एरिया है ना, वहाँ पे अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के लोग वहाँ पे रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने राज्य स्थापा था। ये छोटा सा उनका कबीला था, उसको बोलते थे जनपद। जनपद वो द एरिया और प्लेस ऑफ अ पर्सनस हैबिटेड, यानी कि जो लोग रहते थे, उसके कास्ट के लोग वहाँ पे रहते थे कोई, तो वो जो एरिया है ना, उसको बोलते थे जनपद। द वर्ड जनपद इट यूज इन द सेंस ऑफ स्टेट। ओके, अभी जैसे हम राज्य बोलते हैं ना, तो वो राज्य, जनपद जो वर्ड है ना, वो राज्य, अभी हम राज्य बोलते हैं, उस समय वो जनपद बोलते थे। जनपद वॉज अ स्टेट सिस्टम दैट वॉज वेरी यूनिक फ्रॉम द क्लैन सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक एज। इट इंक्लूड्स अ स्टेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स लाइक कुरु एंड पंचाल। अभी अलग अलग जाति के लोग होते थे, वो अपना खुद का राज्य बना के वहाँ पे रहते थे, और ये ऐसे इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेदिक एज में मिली है। ऋग्वेद का जो समय था उसमें से इंफॉर्मेशन मिली है। अभी हम लर्न करेंगे महाजनपद। महाजनपद यानी कि जो बड़ा जनपद है, यानी कि वो छोटा से समुदाय का राज्य महाजनपद है, उसके बारे में लर्न करते हैं। Around 6th century, about 16 Mahajanpads have been found in India. Some of these Mahajanpads were republic, while some were monarchy type of state. These Mahajanpadas are outlined in the following table. अभी महाजनपद यानी कि जो जनपद होते हैं ना, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, ऐसा उसका बड़ा फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं महाजनपद। उसमें से कुछ जो थे वो रिपब्लिक थे, यानी कि स्वतंत्र थे, वहाँ पे प्रजाओं का शासन कर।
चलता था। और वहाँ पे दूसरा जो था मोनर्ची टाइप ऑफ स्टेट, मोनर्ची यानी कि सरमुख हथियारशाही, जैसे वहाँ पे प्रजा का शासन नहीं चलता है, वहाँ पे एक राजा होता है जो बहुत ही बहादुर होता है और राजा का शासन होता है, राजा के जाने के बाद दूसरा राजा आता है, इस तरीके से। वहाँ पे इलेक्शन सिस्टम नहीं होती है, वहाँ पे लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं कि अपना मुखिया चुनने के बारे में, वो लोग रिपब्लिक नहीं होते हैं। अभी जो कुछ 16 महाजनपद है वो नाम हमें लर्न करने हैं। 16 महाजनपद। ओके, फर्स्ट वाला है अंगा, जो जिसका कैपिटल था चंपा, और अभी का लोकेशन क्या है, वो ईस्ट बिहार। उस समय में था अंगा, उसकी कैपिटल थी चंपा, अभी वो क्या है हमारा ईस्ट बिहार। दूसरा है वज्जी, और उसकी कैपिटल थी वैशाली, और अभी वो है हमारा नॉर्थ बिहार। तीसरा है माला, और उसकी कैपिटल थी कुशीनारा, और अभी जो एरिया है, एरिया नियर गोरखपुर यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश में आया है। फोर्थ वन है काशी, उसकी कैपिटल थी वाराणसी, और अभी भी वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फिफ्थ वाला है मगध, और उसकी कैपिटल है गिरिव्रज अदरवाइज, और राजगिरी, गिरिव्रज और राजगिरी, और अभी वो है साउथ बिहार। सिक्स वाला है कौशल, उसकी कैपिटल थी सरस्वती और अयोध्या, और अभी वो है अवध यानी कि उत्तर प्रदेश में आया है। सेवंथ वाला है वत्स, और उसकी कैपिटल है कौशंबी, और वो अभी है एरिया नियर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। एट वाला है चेडी, और उसकी कैपिटल है सुक्ति माती, और वो है अभी का सेंट्रल इंडिया की एरिया, द रीजन बिटवीन यमुना एंड नर्मदा, यमुना एंड नर्मदा के बीच वाला जो विस्तार है वो। नाइन्थ वाला है पांचाल, उसकी कैपिटल थी अहिछात्रा एंड चांपिलिया, और वो है बादियू, एरिया नियर बरेली, उत्तर प्रदेश में जो बरेली है वहाँ का जो एरिया है बादियू वो। टेंथ वाला है सुरसेन, और वहाँ की कैपिटल थी मथुरा, और अभी भी वो है उत्तर प्रदेश में मथुरा, रीजन नियर मथुरा, मथुरा के नज़दीक का विस्तार। 11th वाला है कुरु, उसकी जो कैपिटल थी वो है इंद्रप्रस्थ, और वो एरिया है अभी के समय में रीजन नियर दिल्ली एंड मीरठ। नेक्स्ट है अस्माका, उसकी कैपिटल थी पौंडनिया, और वहाँ पे जो करंट लोकेशन है वो ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी के किनारे। ये हमने देखा, यहाँ पे जो नेम दिए हैं ना वो उस समय के महाजनपद थे। महाजनपद यानी कि बहुत बड़ा राज्य, और महाजनपद में एक कैपिटल होती थी। ये प्रिमेटिव अर्ली स्टेट थे, और अभी किस कौन सा स्टेट है वो हमने देखा। ये पास्ट वाला देखा, ये प्रेजेंट वाला देखा। ओके, नेक्स्ट वाला है 13 वन इज अवंती, और उसकी कैपिटल है उज्जैनी, और रीजन ऑफ मालवा, मालवा के नज़दीक वाला एरिया है। फोर्थ वाला है मत्स्य, उसकी कैपिटल थी विराटनगर, और वो अभी है राजस्थान के जयपुर के नज़दीक वाले विस्तार में। 15 वाला है गांधार, उसकी कैपिटल थी तक्षशिला, और वो है अभी रीजन नियर पेशावर एंड रावलपिंडी, नॉर्थ इंडिया में पेशावर और रावलपिंडी एरिया जहाँ पे आया है वो। 16 वाला है कम्बोज, और अभी है वो उसकी कैपिटल लाजपुर, और अभी आया है वो रीजन नियर साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर। ओके, और यहाँ पे नीचे हमें मैप भी दिया है। अकॉर्डिंग टू द बुक अंगुत्तरा निकाय written in Pali language, there were 16 Mahajanpadas in post-Vedic period. Some of the important tribes are shown in the map. यानी कि जो ये अंगुत्तरा निकाय बुक है जो कि पाली भाषा, पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है, उसमें ये 16 महाजनपदास जो पोस्ट वैदिक पीरियड में थे वो मेंशन किए गए हैं ये बुक में। उसमें से इसको मैप में डाला है। तो मैप हम देखते हैं, नॉर्थ इंडिया से शुरू करते हैं। यहाँ पे नीचे पहले तो साइन दी है कि ये जो है ना पिंक वाला राउंड वो हमें देखना है, वो है एनसाइन सिटी, और जहाँ जहाँ पे ये एनसाइन सिटी है ना वहाँ पे पहले महाजनपद हुआ करते थे। ये रहा पेशावर, तक्षशिला, इसके बाद कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन। ओके, यहाँ पे है सरस्वती, विदेह, इसके बाद है काशी, अयोध्या, कौशुंबी, वत्सा, मगध, फिर यहाँ पे पाटलिपुत्र, अंग, चंपा, यहाँ पे है नर्मदा, उज्जैनी, नीचे है प्रतिशान, ताम्रपाली थी। इस मैप के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है पता है कि पहले के ज़माने में जो महाजनपद थे ना वो हमारे ये नॉर्थन पार्ट में ज़्यादा थे, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया वहाँ पे ज़्यादा विकसित हुए थे। नीचे साउथ इंडिया में कोई भी महाजनपद अभी अवेलेबल नहीं है।
इसके अलावा। ओके, नेक्स्ट हम लर्न करते हैं मोनार्ची स्टेट सिस्टम। ओके, मोनार्ची स्टेट सिस्टम यानी कि वहाँ पे कोई एक राजा होता है, वहाँ पे इलेक्शन या तो फिर रिपब्लिक जैसे सिस्टम नहीं होती है। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ वॉज कॉल्ड मोनार्ची। जहाँ पे कोई राजा होता है वही वहाँ का चीफ होता है, वो है मोनार्ची सिस्टम। अमोंग द महाजनपदास ऑफ दिस टाइम there was competition of power which mainly consisted of four powerful states Magad, Koshal, Vats and Avanti, in which Magad eventually become a famous powerful state. अभी मोनार्ची सिस्टम जहाँ पे जो राजाओं का शासन होता है ना, तो वहाँ पे ऑलवेज कंपटीशन होती है उनके पड़ोसी राज्यों के साथ, दूसरे उनके राइवल राज्यों के साथ कि भाई कौन सबसे ज़्यादा महान है, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। तो उस समय जो 4 महाजनपद थे ना वो बहुत ही स्ट्रांग थे, मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती। और इन चारों में से जो मगध था ना वो बहुत ही पावरफुल स्टेट था। तो उसमें से हम मगध के बारे में अभी लर्न करेंगे। पहला है मगध। एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्ची स्टेट सिस्टम मगध बिकम पावरफुल महाजनपद। 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल ओवर द मगध। अभी जो बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान का जो समय था ना, उस समय में मगध बहुत ही पावरफुल राज्य था और वहाँ पे 3 वंशों ने शासन किया। हरियाणा का डायनेस्टी, हरियाणा का वंश है। बिम्बिसार वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। अभी इस डायनेस्टी का जो फाउंडर कौन था? बिम्बिसार, अदरवाइज बिंदुसार भी इसका नाम हो सकता है, बिम्बिसार। हेडक्वार्टर यानी कि वहाँ कैपिटल है मगध की, वो थी। हेडक्वार्टर ऑफ मगध वॉज राजगिरी, अदरवाइज गिरिव्रज, विच वॉज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। गंगा रिवर और जो सोन रिवर है वहाँ पे मगध की जो कैपिटल है राजगिरी, अदरवाइज गिरिव्रज, वो आई हुई है। आफ्टर हिम हिज सन अजत शत्रु केम टू द पावर एंड मेड पाटलिपुत्र, अदरवाइज पटना, हिज कैपिटल। उसके बाद उसका सन वहाँ पे गादी पे आया जिसका नाम था अजत शत्रु, और उसने कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र को, यानी कि पटना, प्रेजेंट हुए पटना। ही फाउट अ वार विथ वज्जी यूनियन एंड डेफिटेड लिचवीज। इन दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध। अभी उसके बाद उसने वज्जी जो उस समय का महाजनपद था उसके साथ फाइट की, उसके साथ बैटल किया और वहाँ पे शासन कर रहे थे लिच्छवी। तो वो वंश को उसने हराया और इस तरीके से उसने अपना विस्तार को बढ़ाया। अभी जो हरियाणा का डायनेस्टी उसके बाद आएगा नाग डायनेस्टीज, नाग वंश के राजा। नाग डायनेस्टीज केम टू पावर आफ्टर हरियाणा डायनेस्टीज विच इंक्लूड किंग नेम शिशुनाग who was associated with बुद्धा रिलीजन। अभी जो हरियाणा का डायनेस्टी है ना उसका युद्ध नाग डायनेस्टी के साथ हुआ होगा। हरियाणा का वंश और नाग वंश में दोनों के बीच में फाइट हुई होगी, उसमें नाग वंश जो है वो जीत गए, इसलिए मगध का शासन आ गया नाग वंश के राजाओं के साथ। उसका राजा था जिसका नाम था शिशुनागा। ओके, शिशुनागा। अभी जो शिशुनागा राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और अभी है नंद डायनेस्टीज यानी कि नंद वंश के जो राजा है वो। नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश बाय महापद्मनंद was most powerful. Mahapadmanand is considered to be the first Indian emperor. During his time, Magad had become the most powerful state in India. At the time of Alexander's invasion of India, Magad was ruled by a king named धननंद ऑफ नंद डायनेस्टी। तो ये जो नंद डायनेस्टी है ये हरियाणा का डायनेस्टी के बारे में लर्न किया, नाग डायनेस्टी के बारे में लर्न किया। उसमें से जो नंद वंश है ना वो बहुत ही पावरफुल था और उस समय नंद वंश में किसका शासन था? महापद्मानंद का शासन था जो कि बहुत ही पावरफुल थे और वो हमारे पहले भारतीय शासक थे, हिंदू शासक थे। ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। और उनके समय में ना मगध इंडिया का सबसे बहुत बड़ा स्टेट बना था। एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑफ इंडिया मगध वॉज रूल्ड बाय किंग नेम ऑफ धननंद ऑफ नंद डायनेस्टी। अभी महापद्मानंद के बाद गादी पे कौन आए होंगे? धननंद। और एलेक्जेंडर्स का इन्वेंशन जब इंडिया के ऊपर चल रहा था तो उस समय नंद वंश के धननंद राजा थे, वो मगध के ऊपर शासन करते थे। यानी कि अभी ये 3 राजाओं में, 3 वंश में सबसे इम्पोर्टेंट वंश कौन सा है? नंद वंश, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। अभी हम रन करेंगे रिपब्लिक।
ओके। रिपब्लिक यानी कि प्रजासत्ताक, रिपब्लिक यानी कि प्रजासत्ताक का मीनिंग अभी हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रजा का शासन होता है। प्रजा अपनी इच्छा के अनुसार अपने राजा को चुनती है, अपने शासक को चुनती है, और वो प्रजा की इच्छाओं को पूरी करता है, जनता के लिए शासन करता है। रिपब्लिक स्टेट, रिपब्लिक इज a state directly or indirectly ruled by head who is elected by the people। यानी कि ये जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें दिया है रिपब्लिक, प्रजासत्ताक जो स्वतंत्र राज्य था ना, वहाँ पे एक हेड शासन करता था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेड का शासन होता था, और वो हेड कौन चुनता था? पीपल यानी कि जनता। द रिपब्लिक वॉज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एंसाइन स्टेट एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। द कॉमन मीनिंग ऑफ गन इज मास। स्टेट रन बाय मोर देन वन मेंबर कैन बी कॉल्ड अ रिपब्लिक। अभी ये जो मोनर्ची सिस्टम में क्या होता था कि कोई एक ही राजा शासन करता है, और रिपब्लिक में क्या होता है कि राजा होता है, मतलब एक हेड होता है, वहाँ पे राजा वाजा कुछ नहीं होता, एक हेड होता है, एक चीफ होता है, वही वहाँ का मेन मुखिया होता है, शासक होता है। उसके साथ उसके जो उसके साथ देने वाले होते हैं, उसके साथ शासन में उसको हेल्प करने वाले होते हैं। मतलब कि जो रिपब्लिक होता है ना, वहाँ पे किसी एक जन का शासन नहीं होता है। अभी हमारा इंडिया रिपब्लिक है, तो क्या सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट का ही शासन है? क्या सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर का शासन है? क्या सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर का शासन है? नहीं, यहाँ पे सबके सहकार के साथ शासन होता है। तो उसी तरह के से जो एंसाइन टाइम में रिपब्लिक सिस्टम में राज्य में इसी तरह से शासन होता होगा। एट दिस टाइम देयर वर सम स्टेट्स इन विच द किंग वॉज चूजन बाय द पीपल। इस समय में राज्य में जो वहाँ का राजा होता है, वहाँ का मुखिया होता है, तो वो कौन चूज करता है? लोग, जनता। सच ए स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। और इस राज्य को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। क्यों? रिपब्लिक का मीनिंग है प्रजासत्ताक, प्रजा के हाथ में सत्ता होना। ओके। देयर वर रिपब्लिक्स ऑफ लिच्छवीस, ऑफ वैशाली, शाक्यश ऑफ कपिलवस्तु, विदेह ऑफ मिथिलिया, माला ऑफ क्रुशिनारा, etc. In such a system of affairs, each member was given the status of king। अब यहाँ पे लिच्छवी जो है ना, ये वंश है, और ये वैशाली है ना, वो जगह है। लिच्छवी ऑफ वैशाली, वैशाली के रिच्छवी जो थे वो रिपब्लिक शासन फॉलो करते थे। शाक्य है, ये भी वंश है। कपिल वस्तु है, वो एक जगह का नाम है। कपिल वस्तु में जो शासन करते थे वो है शाक्यस। और उसके बाद मिथिला में शासन करते हैं विदेह, और कृषिनारा में शासन करने वाले थे माला। ओके, तो ये सारे जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक सिस्टम से शासन किया था। अभी यहाँ पे नो थीस कुछ इंफॉर्मेशन हमें पिंक बॉक्स में दी है। गण, गण का मीनिंग क्या होता है? गण वॉज अ वर्ड यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर्स। गण मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और ग्रुप। अभी जो गण होता है ना, उसका मीनिंग होता है कि बहुत सारे लोगों का समूह, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज एक ग्रुप। और संघ, संघ का मीनिंग हो सकता है, संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली, एक सभा या तो फिर एक व्यवस्था तंत्र जो कि पूरी व्यवस्था करता है। अभी हम वैशाली यानी कि वज्जी स्टेट के बारे में लर्न करेंगे, जो कि रिपब्लिक स्टेट था। ओके, उसका एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे दिया है, तो वो हम लर्न करेंगे। वैशाली वज्जी स्टेट। Monarchy wished to increase their power and empire by occupying the surrounding territories। अभी ऊपर हमने monarchy स्टेट के बारे में लर्न किया, तो वहाँ पे सिर्फ सबके पावर्स के लिए वो लोग सत्ता करते थे, शासन करते थे। तो वो ऐसा चाहते थे कि अपनी पावर से अपने आजू बाजू के सारे जो विस्तार थे ना, उसको वो ऑक्यूपाई कर ले, यानी कि उसको वो जीत ले, उसको वो पा ले। सीइंग दिस, लिच्छवीस, वज्जी, ज्ञातुक, विदेह, शाक्य, माला एटसेट्रा 8 और 9 ट्राइब वो एस्टैब्लिश द यूनियन स्टेट फॉर देयर प्रोटेक्शन वॉज नोन वॉज एज अ वज्जी स्टेट। उस समय लोगों की रक्षा के लिए, क्योंकि राजा जो होता है वो अपने शासन बढ़ाने के लिए, अपनी नामना के लिए फाइट करके फिर अपना विस्तार बढ़ाने के लिए काम करता है। उस समय प्रजा का क्या होगा? ओके, तो ये बात सोच के कुछ लिच्छवी, वज्जी, ज्ञातुक, विदेह, शाक्य और माला, इसके 8 और 9 समुदाय के जो लोग थे ना, 8 और 9 ट्राइब्स के जो लोग थे ना, उन्होंने एक यूनियन स्टेट एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई जो इस तरीके से प्रजा को परेशान करेगा, अपने पावर्स को बताने के लिए सिर्फ फाइट्स करेगा, लोगों को परेशान करेगा, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक स्टेट बना लिया। सबका मिक्स, एक सारे अलग अलग ट्राइब का एक स्टेट बना लिया, जो कि है वज्जी स्टेट। वैशाली द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वॉज द मेन सेंटर ऑफ यूनियन स्टेट। अभी ये जो यूनियन स्टेट था ना, वो वैशाली, लिच्छवी का जो कैपिटल था वैशाली,
तो वहाँ का कैपिटल था वो एक यूनियन स्टेट था। थस इट वॉज नेम रिपब्लिक ऑफ वैशाली, और इस तरीके से उसका नाम रिपब्लिक ऑफ वैशाली हुआ। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वॉज गवर्न बाय द सभा, बिकॉज ऑफ विच इट वॉज कॉल्ड द रिपब्लिक। अभी वहाँ पे वहाँ का शासन कौन चलाता था? एक सभा। सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक कमिटी। ओके, कमिटी मेंबर्स होते हैं। जो बड़ी सोसाइटी होती है उसमें कमिटी मेंबर्स होते हैं, जो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कमिटी होती है, और वहाँ पे कमिटी शासन करती है। क्योंकि वो एक रिपब्लिक स्टेट था इसीलिए वहाँ पे सभा के द्वारा शासन होता था। द रिपब्लिक ऑल पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द members. All the members sat in Sabha and all affairs were passes in the house by vote or unanimity. The place where meeting was held was called sanctum. अभी इस समय क्या होता था कि शासन जब होता था ना तो सब लोग एक सभागृह में सभा करते थे, और सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो अनएनिमिटी यानी कि और वोट दे के या तो फिर अपने हिसाब से अपने अपने राय दे के उसको सोल्व करते थे। द प्लेस वेयर मीटिंग वॉज हेल्ड वॉज कॉल्ड सैंक्टम। सैंक्टम यानी कि एक सभागृह या तो फिर गर्भगृह कहा जाता था उसको, जहाँ पे सारे बैठ के डिसाइड करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, आगे शासन कैसा होगा, किस तरीके से सब एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। ओके, द एल्डरली एज वेल एज यूथ वेर सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली। अभी जैसे जैसे समय गया तो वहाँ पे जो यूथ यानी कि जो जवान होते थे ना उसको भी ये जो स्टेट असेंबली के मेंबर बनाया जाता था। The Republicans elected the president for state administration who was chosen by election. In the Republic, each member was considered as the king. Okay, जो रिपब्लिक होता है ना, जो जहाँ पे रिपब्लिक सत्ता होता है तो उसमें सारे लोग राजा होते हैं, क्योंकि सबकी राय वहाँ पे ली जाती है, सबका ओपिनियन वहाँ पे लिया जाता है, और इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। Republics had their own council in which many important issues like administration, defense, war, treaty, etc. were discussed and then decided. अभी रिपब्लिक्स होता है ना तो वहाँ पे खुद की उनकी काउंसिल होती है, खुद की मीटिंग्स होती है, और उस समय में वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिफेंस का है, वॉर है, ट्रीटी है, तो आदेश है किसी को देने होते हैं, कुछ डिफेंस यानी कि शांति बनाए रखे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, किसी के साथ वॉर बैटल करना है तो उससे प्रोटेक्शन कैसे लेना है, प्रजा को कैसे हैप्पी रखना है, प्रोटेक्ट रखना है, तो ये सारे इश्यूज वहाँ पे डिसाइड होते थे, डिस्कस होते थे, उसके बाद उसका डिसीजन लिया जाता था। एनी मेंबर कुड एंजॉय मेंबरशिप फॉर अ फिक्स टाइम ओनली। एन एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। अभी वहाँ पे कोई भी मेंबर वहाँ का मेंबर बनना चाहे तो वो जब तक वहाँ का मेंबर होना चाहे तब तक वो रह सकता था और उसको एंजॉय कर सकता था। और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी ना वो प्रेसिडेंट होते हैं ना उसको असिस्ट करते थे, और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रिपब्लिक स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, और वहाँ पे प्रजा बहुत ज़्यादा सुखी भी रह सकती थी। फर्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, कैन द रिपब्लिक्स ऑफ एंसाइंट इंडिया बी रिप्रेजेंटेड एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। यानी कि एंसाइंट इंडिया का जो रिपब्लिक सिस्टम था ना उसको हम डेमोक्रेटिक स्टेट बोल सकते हैं। तो हाँ, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकशाही, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो यहाँ पे रिपब्लिक जो स्टेट थे वो भी इसी तरीके से थे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में सत्ता नहीं होती थी, सत्ता सब लोगों के हाथ में होती थी, वो कमेटी के मेंबर होते थे और वहाँ पे अपनी अपनी राय देते थे, और इस तरीके से शासन चलता था। वॉट इज द सिमिलरिटी बिटवीन रिपब्लिक ऑफ एंसाइंट इंडिया एंड टूडेज डेमोक्रेसी। यानी कि एंसाइंट इंडिया का जो रिपब्लिक सिस्टम है ना उसमें और अभी की जो लोकशाही पद्धति है उन दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या डिफरेंस है। तो उस समय वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं होता था, अगर होता था तो सब मिलजुल के काम करते थे, और इसी समय भी यहाँ पे हमारे साथ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो सब है, और यहाँ पे भी लोगों के वोट से ही वहाँ हमारे हेड को चुना जाता है, हम वोट देके हमारे हेड को चुनते हैं। और उस समय भी ऐसा होता था कि कमेटी होती है, लोग होते हैं, जब तक वो कमेटी में मेंबर बनना चाहे वहाँ तक रह सकते हैं और वोट देके अपने प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं और अपनी अपनी राय दे सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सिमिलरिटीज़ है रिपब्लिक ऑफ एंसाइंट इंडिया एंड टुडेज डेमोक्रेसी में। आज हम इतना ही लर्न करेंगे। आज हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसी बातें लर्न किए, बहुत सारे अलग अलग नेम लर्न किए। उसमें जो रिपब्लिक स्टेट के नेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
वो आपको लर्न करने हैं। और जो मोनार्ची स्टेट के नेम है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा पोर्शन आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।